नमस्कार, जेके 24/7 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। सुबह के 10 बज चुके हैं और 10 बजे वक्त तो चलता है इस वक्त तक की तमाम बड़ी खबरों पर बातचीत करना। और आज दिन की क्या बड़ी खबरें रहेंगी जिन पर सबकी नजरें हैं। पहली खबर, गृह मंत्रालय ने आज अहम बैठक बुलाई है। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के मुद्दे पर यह बैठक बुलाई गई है। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और उन्हीं की अध्यक्षता में, उन्हीं की डायरेक्शन पर ये पूरी बैठक होने वाली है। एलजी मनोज सिन्हा सहित वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे और ये बैठक जो है ये जम्मू कश्मीर के ओवरऑल सुरक्षा, जो सिक्योरिटीज हैं उसको लेकर होगी। इसमें बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो शामिल होंगे। खुद एलजी मनोज सिन्हा भी इस बैठक का हिस्सा बनने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर ये नई रणनीति गृह मंत्री अमित शाह तय करेंगे कि आखिर आने वाले समय में जम्मू कश्मीर का सौहार्द, जम्मू कश्मीर की अमन और शांति, जो चैन पिछले कुछ समय से मिल रहा है उस पर फिर से कोई दाग न लगे, उसको लेकर निरंतर प्रयास केंद्र सरकार की तरफ से, खास तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से हो रहा है। और जम्मू कश्मीर को सशक्त बनाने के लिए, विकास की राह पर चलाने के लिए ये तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। निरंतर ये मीटिंग्स हो रही हैं, बैठक्स हो रही हैं। पिछले कई सालों से ये माना जाए तो धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर पर पूरी निगरानी केंद्र सरकार की बनी हुई है और जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया जा रहा है। जीरो टॉलरेंस की नीति को अपलिफ्ट किया जा रहा है और उसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आज की यह बैठक भी एक अहम कड़ी और एक अहम हिस्सा बनने जा रही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में होंगे और सुरक्षा के मुद्दे पर आज ये अहम बैठक करेंगे। और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को एक महत्वपूर्ण, यानी आज एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान होंगे, पुलिस के अधिकारी होंगे, सेना के बड़े अधिकारी होंगे, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी जो सेंट्रल फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उनके तमाम जो वरिष्ठ आला अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में होंगे। और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होने की संभावना है। और पिछली समीक्षा बैठक में भी कई सारे फैसले लिए गए थे। ताबिश कमाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस बैठक पे पूरी जानकारी देंगे। ताबिश, गृह मंत्री अमित शाह निरंतर इस प्रयास में लगे हुए हैं कि जम्मू कश्मीर की जो सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा है, उसको पूरी तरीके से मॉनिटर किया जाए, देखा जाए और हर बार बैठक कर कोई ना कोई बड़ा फैसला भी लिया जाता है। बिल्कुल शीतल, देखिए चूंकि पिछले जो बैठक हुई थी वो 19 दिसंबर को हुई थी और हम वहीं मौजूद थे जिस वक्त मॉनिटरिंग बैठक हुई थी। हालांकि एक बात बहुत कॉमन बैठक में हमें देखने के लिए मिली है कि मीडिया से बहुत चीजें बैठक से दूरी रखी जाती है। मीडिया की जानकारी में बहुत सारी चीजें नहीं आ पाती है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें सोर्सेज से पता चलती हैं कि जिसमें ये है कि जिस तरह से बैठकें हो रही है, ये बात साफ है कि जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों जो हालात बने हुए हैं उन हालात को लेकर के चर्चा की जाएगी। साथ ही पिछली बार अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी ग्रिड के जो अधिकारी थे उन सबके साथ रिव्यू बैठक की गई थी और कई जो आदेश है वो भी दिए गए थे। और गृह मंत्री अमित शाह ये भी जानने की कोशिश करेंगे जो पिछली बार जिन मुद्दों पर बातचीत हुई थी उन मुद्दों पर कितना इंप्लीमेंटेशन हुआ है, साथ ही जीरो टॉलरेंस आतंकवाद की जो नीति है उस पर कितना आगे कदम बढ़ाए गए। देखिए, आतंकवाद को लेकर के गृह मंत्रालय बार बार ये स्पष्ट करता रहता है कि हम किसी भी तरह का जीरो टॉलरेंस नीति बर्दाश्त नहीं करेंगे, यानी आतंकवाद घाटी से पूरी तरह से खत्म करना ही एक मकसद है। और इसलिए ऑपरेशंस अलग अलग तरह से, अलग अलग तरह के जो ऑपरेशंस वो चलाए जाते हैं। और यही वजह है कि बार बार गृह मंत्री अमित शाह को मीटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, जितने बॉर्डर एरियाज हैं या नक्सलाइज प्रभावित एरियाज हैं उन सबके अंदर इस तरह की मीटिंग का रिव्यू मीटिंग अक्सर हम देखते हैं। और आज की जो मीटिंग है बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि देखिए संसद का सेशन शुरू हो चुका है और 13 तारीख तक ये सेशन रहेगा। इस दौरान जाहिर सी बात है कि जो अपोजिशन की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तमाम जो है जम्मू कश्मीर के सूरत हाल पर भी चर्चा चाहती है। जो जम्मू कश्मीर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत कर आए अक्सर वो जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी के हवाले से कई सवाल खड़े कर देते हैं। तो ऐसे में गृह मंत्रालय के पास ये तमाम जानकारी होनी चाहिए कि वहां पर किस तरह के सुरक्षा ग्रिड को अमलीजामा दिया गया है। जो पिछली बार बैठक हुई थी उसके बाद से अब तक क्या रिव्यू निकला है, तो इसलिए आज की बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। और ताबिश, क्या सरकार इस राह पर भी है कि 2024 में जो लगातार वहां पर यहां पर आतंकी हमले हुए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, हमें याद होगा जब रियासी के अंदर सबसे पहले श्रद्धालुओं की बस पर हमला किया गया था, 9 लोग उसमें मारे गए थे। उसके बाद लगातार यहां पर आतंकी हमले हुए, चाहे वो उधमपुर का इलाका हो, डोडा में बार बार हादसे हुए, किश्तवाड़ में हम आतंकी हमले हुए, कश्मीर के कई इलाकों में आतंकी हमले हुए। क्या वहां से एक
विश्लेषण या एनालिसिस गृह मंत्रालय की तरफ से किया गया है कि अभी भी कई सुरक्षा एजेंसियों को मजबूत करने की कमी है, उनको और मजबूत किया जाना चाहिए। जब सुरक्षा एजेंसियां मजबूत होंगी तो जीरो टॉलरेंस की नीति भी सफल होगी। बिल्कुल शीतल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा और ये बात गृह मंत्रालय के जो हमारे सूत्र हैं उनसे भी हमें जानकारी मिली है कि जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है, जो रिव्यू लिए जा रहे हैं, देखिए ये नए साल की 2025 की पहली बैठक होने जा रही है। 19 दिसंबर को लास्ट बैठक हुई थी, यानी कि इस साल की जो पहली बैठक है वो आज होने जा रही है। यानी पिछले पूरे साल में 2024 में किस तरह की कार्रवाई रही है, कितनी बैठकें हुई हैं, क्या क्या ऑर्डर्स दिए गए थे, कितने पूरे किए गए हैं, आतंकवादी घटनाएं 2024 में कितनी हुई और 2025 में उन्हें किस तरह से रोकना है, किस तरह से 2025 में आगे फोर्सेस को काम करना है। देखिए केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट, अगर आप देखें तो चूंकि अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित एक प्रदेश है और वहां की जो फोर्सेज है, पुलिस है, वो सब केंद्र के अधीन है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि गृह मंत्री को ये भी देखना होगा कि पुलिसिया वर्क कैसा रहा है, यानी पुलिसिंग प्रणाली जो है वो किस तरह की रही है, 2024 में किस तरह का काम रहा है और 2025 में अगर जरूरत है तो उसमें क्या बदलाव किए जा सकते हैं। ये तमाम चीजें हैं जो बहुत फोकस का इश्यूज रहेंगी आज। और ऐसे में ये बहुत अहम रहेगा कि देखिए पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है, जैसे ही 2025 शुरू हुआ है तो कुछ घटनाएं पाकिस्तान की तरफ से जो बॉर्डर सटे हुए गांव में वहां से घुसपैठ की कोशिश हुई है, उसमें हमारी जो आर्मी है वो सफल रही है आतंकवादियों को मार गिराने में। तो जाहिर सी बात है कि सरकार ये भी जानना चाहेगी कि आखिर ये घुसपैठ की घटनाएं 2024, 23, 22, 19 और 20 ये कितनी रही हैं और इन पर कितनी कमी आई है, क्या इनमें कोई बढ़ावा इजाफा तो नहीं हुआ है। और दूसरी बात के 2025 में इन सबको किस तरह से बिल्कुल रोका जाए और आतंकवाद को घाटी से निस्तनाबूद करने के लिए और क्या अहम कदम उठाए जाने चाहिए। तमाम मुद्दे होंगे जो आज बैठक के इर्द गिर्द हमें घूमते हुए नजर आएंगे। और इसीलिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मौजूद रहेंगे, जम्मू कश्मीर के जो पुलिस से जुड़े अधिकारी हैं, सीआरपीएफ हैं, उनके अधिकारी रहेंगे। तो मतलब सभी के कहीं ना कहीं जिम्मेदारी रहेगी, बीएसएफ के भी अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे और सब मिलकर के एक रिव्यू गृह मंत्री के सामने रखेंगे। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया था, विजन पूरा साफ है सरकार का कि आतंकवाद पर किसी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे इसके लिए बार बार मीटिंग क्यों ना करनी पड़े, कड़े कदम या कड़े आदेश क्यों ना देना पड़े। इसके लिए थोड़ा भी इंतजार करना होगा शीतल, हमें आज बैठक होगी क्योंकि देखिए आज पार्लियामेंट का सेशन है, तो हो सकता है कि यह बैठक देर रात हो, तो अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। बिल्कुल ताबिश, चुनौती ना सिर्फ आतंकवाद है बल्कि आतंकवाद से ज्यादा चुनौती जो है वो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो ओजीडब्ल्यूज हैं, जो अपने ही देश के अंदर इस तरह के काम कर रहे हैं। फंडिंग का मामला हो, शेड करने का मामला हो, उनको जगह देने का, पनाह देने का मामला हो, ये तमाम चीजें देखी हैं। इस पर भी कमर तोड़ी गई है ताबिश, इसमें कोई दोहराई नहीं। पिछले कुछ सालों में अंदर जाकर जड़ तक पहुंचा गया है और कोशिश की गई है। क्या ये सिलसिला भी लगातार जारी होगा? इस पर भी बातचीत होगी कि जितने भी और ग्राउंड वर्कर्स है उनका पहले सफाया किया जाए, जड़ से उनको उखाड़ा जाए। बिल्कुल, देखिए शीतल आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि देखिए आप याद कीजिए जब 2019 में जब बैठक हुई थी, याद कीजिए 2019 में जब बैठक हुई थी तो कई ऐसे अहम इश्यूज थे जिन पर बातचीत की गई थी और उसके बाद से कई तब्दीलियां लगातार हम देख रहे हैं। एक हर मीटिंग में एक नई तब्दीली हमें नजर आती है, नया आदेश नजर आता है, नई चीजें नजर आती है। और आप ये मत भूलिए कि जब गृह मंत्री अमित शाह मीटिंग के अंदर बैठते हैं तो वो पिछले कई साल का रिकॉर्ड्स भी निकलवा लेते हैं कि भाई पिछले कई सालों में क्या रहा है और कितना हम लोग इसको सुधारने में, कितना हम लोग इसको बदलाव करने में और जो आदेश दिए गए उनका पालन करने में कितना लगे हैं। सबसे बड़ी बात ये रही है कि पिछली दो बैठकों का अगर मैं पिछले 2 बार की बैठकें जब गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई है तो उसमें ये भी खबर हमें मिली थी कि लोकल। आपकी आवाज कट रही है सर ताबिश। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताबिश, हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। ताबिश हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने इस बैठक को लेकर जानकारी दी। हालांकि बैठक अभी देर रात भी हो सकती है, इसके लिए वक्त इसका इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, अब बात अगली बड़ी खबर की करेंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर है, चंडीगढ़ हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है और सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और इस बैठक में सरकार को लेकर कई सारे फैसले लिए जा सकते हैं। सुबह 11 बजे यानी थोड़े समय के बाद हरियाणा सिविल सचिवालय में ये बैठक होगी, सिविल सेक्रेटरीट में यह बैठक होगी और बजट सत्र की तारीखों पर मुहर लग सकती है। तो आपको बता दें, हरियाणा कैबिनेट की ये अहम मीटिंग आज होने वाली है, बजट सत्र की तारीखों पर मुहर लगा सकती है और इसमें 11 बजे, सुबह 11 बजे थोड़ी देर के बाद ये बैठक जो है 11 बजे के आसपास शुरू होने वाली है और इस बैठक में बजट सत्र की तैयारियों को लेकर, बजट सत्र की तारीखों को लेकर ये तमाम मुद्दे होंगे, क्योंकि बजट सत्र शुरुआत
होनी है, उस सत्र को कब से कब तक रखा जाए, उस सत्र के बीच में क्या क्या मुद्दे रखे जाएं, कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर बात की जानी चाहिए, खासतौर पर हरियाणा के लिए, हरियाणा वासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए, वो कौन से इस वक्त जो हाईलाइटेड मुद्दे हैं उन्हें उठाया जाना चाहिए या जिनकी जरूरत है। तो आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण, खुद ये नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अब चंद मिनट कुछ बचे हुए हैं इस बैठक में, 45 मिनट के बाद ये बैठक कहा जा रहा है कि शुरू होगी। और अक्सर आमतौर पर जैसे नायब सिंह सैनी अपने अलग ही अंदाज में अपने कैबिनेट के साथ बैठक करते हैं, मीटिंग करते हैं और कोई ना कोई बड़ा उसमें फैसला या कोई ना कोई बड़ा आउटकम निकल कर आता है। वो चाहेंगे कि इस बार भी कुछ बड़ा फीडबैक निकल कर आए। संदीप गोयल संवाददाता हमारे इस वक्त फोन लाइन पर हैं। संदीप, कितनी अहम बैठक हरियाणा के नजरिए से, क्योंकि बजट सत्र की तारीखों का भी तय करना यहां पर संभव हो सकता है? देखिए, बिल्कुल हरियाणा सरकार का एक कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। 11 बजे का समय रखा गया है और उसमें यह तय किया जाएगा कि आने वाले समय में जो बजट सत्र शुरू हो रहा है उसमें क्या कुछ योजनाएं, क्या कुछ जो है मंत्रियों की ओर से बात रखी जा सकती है और क्या सरकार जो है इस बजट सत्र में रखने वाली है। इन तमाम चीजों की चर्चा की जा सकती है। साथ ही ऐसी संभावनाएं भी जो है नजर आ रही है कि हरियाणा में करीब 22 जिलों में से 11 जिलों में जो है चुनाव नगर निगम के होने हैं। उसमें उनकी तैयारी, उनकी रूपरेखा जो है सरकार बना सकती है। इसी को लेकर तैयारी जो है नगर निगम को लेकर कैसी रहे, इसके लिए भी कैबिनेट की बैठक की जा रही है और इसमें कई अहम चर्चाएं जो है वो हो सकती हैं। संदीप, पहले दिन से जब से नायब सिंह सैनी ने कमान संभाली थी चुनाव से पहले, उस समय से अभी तक वो निरंतर प्रयास करते हैं हरियाणा वासियों के लिए कोई ना कोई कदम उठाया जाए और यहीं पर नहीं, वो ब्यौरा भी देते थे। बहुत जल्द वो कहते हैं कि भाई इतने दिनों में इतना काम हुआ है, इतने दिनों में इतना काम हुआ है। क्या उसका आउटकम भी कोई निकल सकता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ सकता है? देखिए, बिल्कुल सरकार के 100 दिन पूरे हुए, कई योजनाएं जो है सरकार की ओर से जारी की गई थी। उसी में सरकार जिस तरह से चल रही है उसका जनता तक सीधा कैसे लाभ मिल सके और कुछ ऐसे कार्य जो लोग चाहते हैं, जिनकी मांग पिछले दिनों सरकार की ओर से एक पोर्टल लॉन्च किया गया था और सरकार से सीधे संवाद करने के साथ साथ जो मांगे रखने के साथ साथ इस तरह की बातें की जा रही थी, उनको कैसे कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक करके उनको आगे बढ़ाया जा सके, इम्प्लीमेंट किया जा सके, इन पर भी जो है चर्चा की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप, ये जानकारी साझा करने के लिए। संदीप इस वक्त इस बैठक को लेकर जानकारी दे रहे थे, लेकिन बैठक थोड़ी देर में शुरू होनी है। बैठक के बाद भी क्या जानकारी निकल कर आएगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे। इधर पीएम मोदी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। कल यानी 5 फरवरी को प्रधानमंत्री महाकुंभ में पहुंचेंगे और सुबह 8 बजे के करीब प्रयागराज पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और आज से महाकुंभ में एसपीजी मोर्चा संभालेगी। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर एसपीजी वहां पर रहेगी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का अमला वहां पर रहेगा, लेयर रहेगी और जितनी लेयर प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल में होते हैं वो तमाम लेयर्स वहां पर मौजूद रहेंगी। उनके अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी का स्नान होगा। लगभग सुबह 8 बजे पहुंचेंगे और 4 घंटे का समय वहां पर व्यतीत कर सकते हैं। 8 बजे से 12 बजे के आसपास तक वो वहां पर रह सकते हैं और सूत्रों के अनुसार ये भी है कि 4 घंटे वहां पर रहेंगे और एसपीजी मोर्चा संभालेगी, वहां पर स्पेशल प्रोटेक्शन रहेगी और उसी के बीच में प्रधानमंत्री का ये दौरा वहां पर होगा। पिछले कई दिनों से लगातार महाकुंभ ये चल रहा है। 13 से ये महाकुंभ शुरू हुआ था और उस दिन से आम लोगों के आने का सिलसिला तो जारी ही है। देश से पहुंच रहे हैं, देश के कई राज्यों से लोगों का आने का सिलसिला जारी है। पहले जब अमृत स्नान हुआ था उस समय भी कई लोगों ने वहां पर स्नान किया था। उसके बाद मौनी अमावस्या 29 जनवरी का वो दिन जिस दिन लगभग 8 से 10 करोड़ लोगों ने वहां पर जाकर स्नान किया था, लेकिन उस दिन एक भगदड़ का मामला भी सामने आया था। हालांकि उसके बाद इस डैमेज कंट्रोल के लिए सरकार ने कई सारे कदम उठाए, धरातल पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अब प्रधानमंत्री मोदी भी कल वहां पर पहुंचेंगे। उमेश मिश्रा हमारे सहयोगी हैं। उमेश, प्रधानमंत्री मोदी कल प्रयागराज पहुंचेंगे, जरा बताइएगा कार्यक्रम कितना खास होगा और क्या क्या कार्यक्रम और भी प्रधानमंत्री मोदी के वहां पर होने वाले हैं? देखिए शीतल, बिल्कुल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है प्रयागराज के कुंभ में वो प्रस्तावित है और ऐसे में यहाँ पर जो सुरक्षा के जो मानक है वो लगातार स्थापित किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि कम से कम 4 घंटे का समय वो बिताएंगे प्रयागराज के कुंभ में, तो
लाजमी है कि शीतल की तमाम जगह पर वो जाएंगे और पूजन अर्चन भी करेंगे, जिसमें हनुमान जी और संगम नोज जहां पर वो स्नान ध्यान करेंगे, संगम में डुबकी लगाएंगे। उसके बाद ये भी माना जा रहा अक्षय वट और वहां पर दर्शन करेंगे। साथ ही साथ ये भी सूत्र अभी ये बता पा रहे हैं जो बीजेपी के नेता हैं, जो कमेटी के लोग जुड़े हैं, उनका यही कहना है कि कहीं न कहीं और भी तमाम जो साधु संत हो सकते हैं उनके साथ उनकी मुलाकात भी हो सकती है। अब सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से मौनी अमावस्या के दिन शीतल एक दुखद हादसा हुआ और हादसे में 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और उसके बाद से खुद उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से परिवारों को शोक संवेदना प्रकट की गई थी, जिसके बाद से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से और भी इंतजाम यहाँ पर कर दिए गए थे कि ताकि बसंत पंचमी और लगातार जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो संगम नोज तक आए, उनको कोई परेशानी ना हो। लेकिन अब जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल जो कार्यक्रम है वो प्रस्तावित है शीतल, तो ऐसे में खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी कुछ ही देर में प्रयागराज के कुंभ में होंगे और यहाँ पर आज वो जो भूटान के नरेश हैं जिग्मे खेसर के साथ वो संगम में डुबकी भी लगाएंगे। उमेश, क्या पारंपरिक प्रोटोकॉल के साथ ही प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे? वही प्रोटोकॉल रहेगा जो एक प्रधानमंत्री के साथ में होता है, या थोड़ा सा इसमें कटौती देखने को मिल सकती है? देखिए शीतल, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए ये भी कहा जा रहा है कि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, इस बात का अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जो भी श्रद्धालु जो संगम नोज तक संगम की डुबकी लगाना चाहते हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। हालांकि जहां जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है प्रस्तावित है उन जगहों पे आज देर रात से ही ये भी सूत्र कह रहे हैं कि सिक्योरिटी अपने हर एक चीज गतिविधियों की निगरानी में ले लेगी, ताकि जहां जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है वहां पर किसी प्रकार की असुविधा ना तो प्रधानमंत्री के तमाम जो प्रोग्राम है उसमें कोई व्यवधान हो, और साथ ही साथ श्रद्धालुओं के लिए भी इस बात का ख्याल किया गया है शीतल की उनके लिए भी कोई असुविधा ना हो, तो उनको रूट से डायवर्जन किया जाएगा। लेकिन हर एक श्रद्धालु के कहीं न कहीं जो संगम में डुबकी लगाने की मंशा है उससे कोई वंचित ना रह जाए, इस बात को लेकर कहीं न कहीं जो प्रशासनिक लोग हैं, जो यहाँ पर मेला अधिकारी हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है, वो लोग लगातार इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या अलग अलग अखाड़ों से मुलाकात उनकी होगी? उनको आश्वस्त किया जाएगा, क्योंकि कई अखाड़ों की कुछ चीजें भी रही हैं, कुछ मुद्दे भी रहे हैं, ये तमाम चीजें डिस्कस होने की संभावना है। क्या कमियां रही हैं, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है और इसको कैसे और बढ़ाया जा सकता है बचे हुए दिनों के लिए? देखिए शीतल, बिल्कुल कहीं न कहीं अगर वो संत लोगों से आशीर्वाद लेंगे और मुलाकात करेंगे तो लाजमी है कि तमाम जो संत हैं, जो अखाड़ों के लोग हैं, वो अपनी बात रखेंगे, कुंभ को लेकर जरूर रखेंगे कि किस तरह से आने वाले समय में अगर इस तरह के कुंभ के आयोजन होते हैं या कुंभ पर्व पड़ता है तो व्यवस्थाएं क्या होनी चाहिए, ये भी आप कयास लगा सकते हैं। लेकिन ये कह पाना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा शीतल कि किन किन अखाड़ों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि जब वो 3.5 से 4 घंटे का समय प्रयागराज के कुंभ में व्यतीत करेंगे तो लाजमी है कि तमाम दर्शन पूजन और संगम में डुबकी लगाने के बाद बिल्कुल तमाम जो संत समाज के तमाम जो वरिष्ठ धर्माचार्य हैं उनके साथ जरूर उनकी बातचीत हो सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमेश, ये जानकारी के लिए और लोगों को अपडेट करने के लिए। उमेश इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी का कल दौरा है, उसको लेकर फिलहाल तैयारियां नजर आ रही हैं। वहीं महाकुंभ से जुड़ी अफवाह फैलाने पर कार्रवाई हुई है, क्योंकि कुछ समय पहले घटना जो आई थी उसमें अफवाह से जुड़े 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया है। भ्रामक पोस्ट में 8 लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज करने का मामला सामने आया है। ये बताया जा रहा है कि नेपाल के वीडियो को शेयर किया गया था और उसके आधार पर लोगों में भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा था और उसी के आधार पर 8 लोगों पर फिलहाल मुकदमा दर्ज किया गया है। और यूपी पुलिस ने महाकुंभ मेले को लेकर भ्रामक सूचना फैलाने के आरोप में महाकुंभ नगर कोतवाली में 7 एक्स अकाउंट चलाने वाले और 1 इंस्टाग्राम चलाने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
इस बारे में महाकुंभ नगर के एसएसपी राजेश द्विवेदी ने बताया है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार एक्स पर एक पोस्ट में महाकुंभ 2025 को मृत्यु महोत्सव के रूप में वर्णित किया गया था, जिसमें झूठा दावा किया गया था कि भगदड़ में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई थी और उनके रिश्तेदारों को शवों को पोस्टमार्टम से ले जाने के लिए मजबूर किया गया था। यह भी कहा गया है कि परिवारजन या परिवार निजन कंधे पर शवों को लेकर जा रहे हैं। तो भ्रामक तरीके से महाकुंभ को या महाकुंभ की इस दिव्यता भव्यता को भंग करने के लिए इसके जो वैश्विक पटल पर इसकी जो इस वक्त भनक देखने को मिल रही है, एक जो आस्था देखने को मिल रही है, जो भाव देखने को मिल रहा है, उस पर दाग लगाने के लिए ये तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। उसको फिलहाल पुलिस ने नाकाम किया है। अनुज हनुमंत हमारे एक और सहयोगी जो महाकुंभ में लगातार डटे हुए हैं, पिछले कई दिनों से बने हुए हैं और आज भी वो ग्राउंड पर मौजूद हैं। अनुज, 7 से 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है, कार्रवाई हो रही है, जरा पूरी जानकारी बताइएगा। कितने लोग हैं, ये कौन सा नेक्सस है, कहां से जुड़ा हुआ ये पूरा नेक्सस निकल कर आया है? जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो मौनी अमावस्या के दिन घटना हुई थी अमृत स्नान से ठीक पहले, और प्रशासन लगातार उस पूरी भगदड़ के मामले की जांच भी कर रहा था, और ऐसे में एक ऐसा वीडियो इंस्टाग्राम और ट्विटर पर शेयर हो रहा था जिसमें ये बताया जा रहा था कि एक ही परिवार के लोग हैं जिनकी 2, 3, 4 लोगों की मृत्यु हुई है, और परिवार के लोग ही कंधे पर ले जा रहे हैं अस्थि को, यानी कि जो शव है उसको ले जा रहे हैं। और ये वीडियो शेयर किया गया था और लिखा गया था कि ये महाकुंभ मृत्यु का महाकुंभ है। और इस वीडियो की जब पड़ताल की गई, फैक्ट चेक किया गया यूपी पुलिस द्वारा, तो ये वीडियो नेपाल का बताया गया, जो कि पुराना वीडियो था, और इसी पर कार्रवाई हुई है। जिन लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया था, ट्विटर पर पोस्ट लिखी थी, इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया था, उन 8 लोगों के ऊपर इंस्टाग्राम के 7 लोग और ट्विटर के भी 1-2 लोग हैं जिन्हें बताया जा रहा है। और ये पूरा जो मुकदमा हुआ है, ये जो एसएसपी कुंभ है राजेश द्विवेदी, उन्होंने बताया है कि महाकुंभ की जो छवि है उसको बिगाड़ा जा रहा है। इसके साथ साथ जो भ्रामक खबरें हैं उन्हें पोस्ट करके जो महाकुंभ में जो स्थिति महाकुंभ की है उसे बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और उम्मीद है कि इस कार्रवाई से लगाम लगेगी शीतल, क्योंकि लेकिन बड़ी बात अनुज ये भी है, बड़ी बात ये भी है, क्या उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किया गया है? उनका कुछ पता लग पाए है? वो लोग कहां से हैं, लोकल हैं, बाहर के हैं, और उनका मकसद क्या रहा है? आइडेंटिटी डिस्क्लोज की गई है, और जो एफआईआर कॉपी है वो भी हमारे पास है, जिनमें उन 7 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। ये अलग अलग प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से हैं। इनका जो पता लिखा गया है उसमें अज्ञात उत्तर प्रदेश लिखा गया है। जो ट्विटर अकाउंट से उनकी यूजर नेम लिखे गए हैं। ये जो लोग हैं वो चित्रकूट से लेकर के अन्य जो प्रदेश के हिस्से हैं, जिले हैं, वहां से ये आइडिया संचालित हो रही थी। और अब जो वहां जिलों के जो एसपी हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो इन लोगों की पड़ताल करके इनके खिलाफ जो मुकदमा कायम किया गया है उसकी कार्यवाही आगे बढ़ाएं और पूछताछ भी करें। हो सकता है इसका लिंक किसी और मंसूबे से जुड़ा हो, और क्योंकि कोई भी इतना बेवकूफ नहीं हो सकता शीतल की महाकुंभ में 100 को ऐसे लाद कर ले जाया जाएगा और आप उसका वीडियो डाल देंगे बिना फैक्ट चेक किए। तो ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है और प्रशासन ने इस लापरवाही करने वाले लोगों पर कार्रवाई की है। और गिरफ्तारी संभव है इन पूरे मामलों को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल संभव है, क्योंकि प्रशासन एकदम कह सकते हैं कि कड़क मिजाज में है। वो चाहता है कि ऐसी कार्रवाइयां हो जिससे एक मैसेज जाए। सोशल मीडिया बेलगाम होता है शीतल, उसे आप उस पर लगाम नहीं लगा सकते। उस पर लगाम लगाने का सिर्फ एक ही कारण है कि डर पैदा हो। जो फैक्ट है वो पोस्ट किए जाए, वो संख्या के रूप में हो या कोई वीडियो हो, और लगातार जो विपक्ष है वो भी इस तरीके के जो कह सकते हैं कि साम दाम दंडभेद अपना रहा है, जिसकी बात लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक की जा रही है भाजपा नेताओं द्वारा। तो हो सकता है कि ऐसे भी लोग हों, अवांछित लोग, जो इस पूरे महाकुंभ को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। तो जल्द ही गिरफ्तारी भी हो सकती है इन लोगों की। बिल्कुल, राजनीतिक नजरिया भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुज, हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। अनुज हर वक्त ये जानकारी बता रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में सीएम योगी प्रयागराज पहुंचेंगे और ये बड़ी खबर, भूटान नरेश के साथ वो महाकुंभ में पहुंचेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ में शामिल होंगे। जिग्मे खेसर, नामग्याल वांगचुक आस्था की डुबकी लगाएंगे और कुछ ही देर में वहां पर ये तस्वीर निकल कर आएगी, जो आस्था है, जो श्रद्धा भाव है, जिसके लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। और इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ भूटान नरेश भी महाकुंभ में पहुंचेंगे। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ।